जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के YouTube चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। यदि वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने चैनल पर रिसेंटली पोस्टेड कुछ नए वीडियोज के लिंक लगा रखे हैं, उन वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच अचानक से ऐसा क्या विवाद उत्पन्न हो गया कि आज दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं। तो इसी के संबंध में विस्तार पूर्वक इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच क्या नया विवाद उत्पन्न हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो को हम 2-3 पार्ट में बांट कर देखेंगे। पहले हम रिसेंट जो डेवलपमेंट है उसको देखेंगे, इजराइल ईरान को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में हम इजराइल और ईरान की सैन्य क्षमता की तुलना करेंगे, जिससे आपको ये समझ आएगा कि यदि इन दोनों देशों के बीच डायरेक्ट युद्ध होता है तो ऐसा कौन सा देश होगा जो जंग में बाजी मार जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं इजराइल ईरान पर विवाद। दोस्तों, यहाँ पर हमने जनसत्ता न्यूज़पेपर की एक कटिंग लगा रखी है, जिसमें बाकायदा विश्लेषणात्मक तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि ईरान ने जो इजराइल को धमकी दी है हमला करने की, तो क्या ईरान के पास सचमुच में इजराइल से बदला लेने की क्षमता है। उस पर एक बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल जनसत्ता में प्रकाशित हुआ था, इसका हमने यहाँ पर लगा रखा है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ये मुद्दा उभर कर कैसे सामने आया। तो चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि दोस्तों 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद से ईरान ने इजराइल से इस हमले की बदला लेने की धमकी लगातार दे रहा है। दोस्तों, इजराइल ने सीरिया में हमला क्यों किया था आखिर ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर, इस बात को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, इजराइल ने सीरिया में एयर स्ट्राइक के जरिए ईरान को एक मैसेज देना चाहा कि अगर वह हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों की मदद करता रहा तो उसके ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। दोस्तों, होता क्या है, ईरान प्रॉक्सी वार लड़ता है, यानी कि किसी देश के साथ यदि उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हिजबुल्लाह और हमास जैसे जो कुछ आतंकी संगठन हैं, इनके माध्यम से वो अपने एनिमी के साथ फाइट करता है कि वो इन संगठनों को पीछे से बैक सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इजराइल को ऐसा लग रहा था कि हिजबुल्लाह जो कि लेबनान आधारित एक आतंकी संगठन है, उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है। इसलिए एक चेतावनी के तौर पर इजराइल ने ईरान के इस सीरिया में जो वाणिज्यिक दूतावास था उस पर हमला किया। आई थिंक आपको हमला क्यों किया गया, क्या रिसेंट डेवलपमेंट थी, वो समझ में आया होगा। दोस्तों, सीरिया में ईरान की एम्बेसी है और वहां उसके कई सैनिक भी मौजूद हैं जो वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद के विद्रोही गुटों से लड़ रहे हैं। सीरिया में बशर अल असद की सरकार है, ठीक है, तो ईरान समर्थक जो ग्रुप है वो बशर अल असद की सरकार से लड़ रहे हैं सीरिया के अंदर। ठीक है, क्योंकि सीरिया दोस्तों काफी टाइम से युद्ध में इन्वॉल्व रहता है। सीरिया में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां एक रॉकेट, एक गोले, हजारों रॉकेट गोले बारूद न दागे जाते हो। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग में एक चीज थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं आयतुल्लाह अली खमेनी। इन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें, यानी कि इजराइल को, यह अपराध और ऐसी कार्रवाई करने पर पछताने को हम मजबूर करेंगे, यानी कि ईरान इजराइल से बदला लेगा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं, उन्होंने इस हमले को अमानवीय, आक्रामक और घृणित काम बताया और कहा कि इसका जवाब दिया जाएगा, यानी कि पूरा इजराइल पर हमले की तैयारी ईरान कर चुका है। क्योंकि यदि वहां के सुप्रीम लीडर्स, एक धार्मिक नेता और ऊपर से वहां के राष्ट्रपति जो इब्राहिम रईसी हैं, वो भी अगर ये बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये काफी गंभीर विषय बन गया है इजराइल और ईरान के बीच। चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इजराइल को हमले की धमकी दे दी है तो इजराइल जो है इसको लेकर के तैयारियां क्या कर रहा है। तो आखिर इजराइल कितना सतर्क है, इस चीज को यहां पर समझेंगे कि इजराइल ने क्या किया है। अपना जीपीएस जो नेविगेशन सिस्टम है उसको बंद कर दिया है इजराइल ने, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि गाइडेड मिसाइलों से हमला किया जाता है तो इस हमले को रोकने के लिए जीपीएस को बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इजराइल के सभी सैनिकों की जो छुट्टियां थी वो रद्द कर दी गई। सेना से कहा कि हमारे सैनिक पहले से ही युद्ध में इन्वॉल्व हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले 6 महीनों से इजराइल और हमास के बीच जो है वो लगातार युद्ध चल रहा है। हमास क्या है, हमास से संबंधित एक पूरा वीडियो हमने जब यूएनएससी में इजराइल और हमास की युद्ध को रोकने के लिए युद्ध विराम प्रस्ताव पारित हुआ था, तो उस पर एक विस्तार पूर्वक हमने वीडियो की है, जिसका लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको
उसको जाकर के आप जरूर देखिएगा, तो आपको हमास समझ में आएगा। वैसे मैं हमास को बता दूं तो हमास दोस्तों फिलिस्तीनी समर्थक एक जो है संगठन है, जो कि फिलिस्तीन की आजादी के लिए लगातार इजराइल से युद्ध करता रहता है, जो कि गाजा पट्टी में वो रहता है। ठीक है, आतंकी संगठन गाजा पट्टी बेस्ड है हमास। ठीक है, इस स्थिति को देखते हुए दोस्तों अस्थायी लड़ाकू इकाइयों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इजराइल की बात कर रहे हैं, यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम जो एयर डिफेंस कमांड है उसको अलर्ट कर दिया गया है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक बहुत ज्यादा चर्चित रहा है। आयरन डोम आप सब जानते हैं। ठीक है, कई शहरों में दोस्तों एंटी बॉम्ब शेल्टर शुरू कर दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि वे किसी प्रकार के डर में न रहें और न ही घरों में जरूरत से ज्यादा राशन जुटाएं। यानी कि इजराइल थोड़ा सा रिलैक्स भी है और इस हमले को लेकर के सतर्क भी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक और यहाँ पर आपको ये नीचे लगी हुई जो तस्वीर है, ये कुर्द फोर्स के कमांडर थे कासिम सुलेमानी, जो कि ईरान का रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स जो है ईरान की तरफ से जो लड़ती है, उसकी एक सेना का एक यूनिट है, उसके ये हेड थे कासिम सुलेमानी, जिसको कुछ वर्ष पहले एक ड्रोन अटैक के अंदर मार दिया गया था। तो बताया जाता है कि अमेरिकी हमले में ये मारे गए थे, लेकिन कहीं न कहीं इस बैक डोर से बैक सपोर्ट जो है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया था। इसलिए ईरान बहुत पहले से ही इजराइल के ऊपर गुस्सा है। ठीक है, और यहाँ पर जब ईरानी दूतावास पर सीरिया पर हमला किया गया, इजराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई, वहां पर लोगों ने काफी विरोध प्रदर्शन उस एम्बेसी के बाहर दिखाया इजराइल के खिलाफ में। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक एक्सपर्ट के बारे में बता दें तो एक मध्य पूर्व के यानी कि मिडिल ईस्ट, इजराइल और ईरान वाला जो सारा एरिया है इसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं, यानी कि मध्य पूर्व बोलते हैं। तो इसके मामलों के जो विश्लेषक और लेखक हैं, जानकार हैं, अली सदरजदे, इनसे बीसीसी ने जब बात किया तो बातचीत में कहा गया कि ईरान के पास इजराइल के साथ संघर्ष में शामिल होने की क्षमता नहीं है, लेकिन ईरान को इस हमले का जवाब जरूर देना होगा, भले ही यह देश के लोगों को दिखाने के लिए हो। इसके अलावा अपने सहयोगियों के साथ विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए भी ईरान को इजराइल पर हमला करना होगा। तो ये बीसीसी की एक जो रिपोर्ट थी वहां से हमने इस कंटेंट को लिया गया है, जिससे आपको कुछ चीजें स्पष्ट हो, ऑथेंटिक लगे। ठीक है दोस्तों, इजराइल और ईरान में अगर जंग होती है, फुल फ्लेजेड वार छिड़ता है, तो आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। आप जानते हैं कि ईरान एक तेल उत्पादक राज्य है, तेल का काफी बड़ा एक्सपोर्टर है। तो और हम यानी कि इंडिया वाले भी काफी बड़ी मात्रा में तेल खरीदते हैं। हालांकि जब से अमेरिका का ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा है, उसके परमाणु परीक्षण की वजह से, जो कि वो करना चाहता है, किया नहीं, परमाणु परीक्षण यानी परमाणु बम बनाने की लगातार कोशिश ईरान कर रहा है, तब से ईरान के ऊपर काफी सैंक्शंस लगे। तो तेल की जो खरीदारी है अभी हाल के दिनों में भारत ने थोड़ा सा कम कर दिया है ईरान से, लेकिन फिर भी काफी बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम का हम वहां से इंपोर्ट करते हैं ईरान से। ठीक है, अब दोस्तों ये पेट्रोलियम पर तो इफेक्ट पड़ने वाला है, जाहिर सी बात है इस युद्ध से, अगर ऐसा ईरान और इजराइल के बीच कोई युद्ध होता है। और इनकी दुश्मनी बहुत पहले से है, क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज जहां जहां वो स्थापित करता है, अमेरिका के कहने पर लगातार इजराइल उसको एयर स्ट्राइक के थ्रू बर्बाद करता ही रहता है, चाहे वो सीरिया में हो या ईरान के अंदर हो। और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद है, उसके भी जो लोग हैं लगातार ईरान के खिलाफ में काम करते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों इस रीजन के अंदर इजराइल नहीं चाहता कि मुझसे यानी कि इजराइल से ज्यादा कोई स्ट्रांग हो, क्योंकि अगर मुस्लिम राष्ट्र जो है, इस्लामिक राष्ट्र अगर ताकतवर होते हैं इजराइल से ज्यादा, तो इजराइल के अस्तित्व को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा है। अब दोस्तों साथ ही जो है यहाँ पर ये बात की गई कि इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी तो जग जाहिर है, लेकिन दोनों देश कभी सीधे तौर पर एक दूसरे से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये आगे हम जब सैनिक तुलना करेंगे एक दूसरे के बीच और सैनिक क्षमताओं की बात करेंगे, तो आपको ज्यादा स्पष्ट समझ में आएगी। ईरान ने दोस्तों हमेशा हमास और हिजबुल जैसे संगठनों का सहारा लिया है, यानी कि प्रॉक्सी वार, छद्म गुरिल्ला युद्ध जो है लड़ने की कोशिश ईरान हमेशा करता रहता है, यानी कि बैकडोर से इन संगठनों को सपोर्ट करके युद्ध लड़ता है। वहीं इजराइल क्या करता है, सीधे तौर पर ईरानी ठिकानों पर हमला कर देता है, यानी कि एयर स्ट्राइक कर देता है, जो अभी मैंने आपको बताया। अब अगर दोस्तों ईरान सीधे तौर पर इजराइल को निशाना बनाता है, तो सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जंग फैल जाएगी और इसके नतीजे काफी होंगे खतरनाक। ठीक है दोस्तों, आई थिंक कहानी और पूरा घटनाक्रम अब तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अब हम समझेंगे, यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स है, उसको समझेंगे। जैसे हिजबुल्लाह आपने सुना, तो हिजबुल्लाह क्या है इसको समझते हैं। तो दोस्तों ये शिया विचारधारा वाला एक संगठन है, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ये लेबनान बेस्ड एक संगठन है, लेबनान से अपना वर्क करता है, यानी कि लेबनान कंट्री का ही एक संगठन है। लीडर दोस्तों हसन नसरल्लाह है इसके हिजबुल्लाह के, और हिजबुल्लाह का मकसद है इजराइल को खत्म करना और अमेरिकी
जो आधिपत्य है उसको चुनौती देना, सीधे सीधे ये इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ही बनाया गया एक संगठन है हिजबुल्लाह। ठीक है, हिजबुल्लाह के अंदर 45,000 लड़ाके हैं, वैसे ये संख्या कम ज्यादा हो सकती है। 20,000 एक्टिव पर्सनल हैं इजराइल के हिजबुल्लाह के पास, और 25,000 रिजर्व सैनिक भी हिजबुल्लाह ने रखे हुए हैं। कमाई के मामले में दोस्तों $70 करोड़ हर साल, और बड़ा हिस्सा इसको ईरान से मिलता है हिजबुल्लाह को। ईरान हिजबुल्लाह को दोस्तों हथियार, ट्रेनिंग और खुफिया मदद भी प्रोवाइड कराता है। ये हिजबुल्लाह के पास कुछ खतरनाक हथियार जो है, जैसे एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, इजरायली सेना के मुताबिक इन्होंने सारा अपने पास रखा हुआ है। पूरी एक तरह से आप इसको फौज ही मानिए। दोस्तों हिजबुल्लाह को अमेरिका, ब्रिटेन, अरब लीग, कनाडा, लैटिन अमेरिका, बहरीन, कोलंबिया, जर्मनी, होंडुरास, इसराइल, नीदरलैंड और पराग्वे, ये सब पूरे हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं ये देश। साथ ही ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग को आतंकी संगठन मानते हैं। अब दोस्तों इजराइल और हमास के बीच जब से जंग शुरू हुई है, तब से अरब सागर और 4 देशों में लगातार हमले किए गए। जैसे लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। इसकी वजह इजराइल ने ये दिया कि हमास हमले के बाद लेबनान की तरफ से भी इजराइल में हमले शुरू कर दिए गए थे। फिर इसी दौरान यमन पर हमला होता है। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूतियों के ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने इसकी वजह ये दी कि अमेरिका ने कहा यमन में अटैक कर वो अरब सागर में जहाजों पर हो रहे हमलों का बदला ले रहा है। साथ ही सीरिया और इराक पर हमले किए गए। ईरान ने इराक के एरबिल शहर और सीरिया के इदलिब शहर में अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर हमला किया था। इराक, ठीक है, ईरान ने इसकी वजह ये बताया था कि इजराइल के सीरिया और लेबनान में किए गए हमलों में ईरानी फौज के कमांडर मारे गए थे। ईरान ने इसका बदला लिया है। साथ ही दोस्तों सीरिया में हमला हुआ। इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में एक इमारत पर एयर स्ट्राइक की। इसमें ईरानी सेना के कई अधिकारी मारे गए थे। वजह ये बताया कि ईरान ने इराक में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के ठिकानों पर हमला किया और इजराइल ने उसी अटैक का बदला लिया था। इराक में हमला हुआ जब पश्चिमी इराक में अमेरिका के एयरबेस पर ईरान के समर्थक शिया ग्रुप का हमला हुआ। वजह ये बताया गया कि इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए ईरानी सैनिकों की मौत का बदला लिया गया। इजराइल हमास जंग के बीच अब तक अरब सागर और 4 देशों में हमले किए गए। अरब सागर में हमला इसलिए हुआ कि यमन के हूती विद्रोहियों ने अरब सागर में जहाजों पर हमले शुरू कर दिए थे। हूतियों ने गाजा के समर्थन में हमले करना शुरू किया। हूतियों का कहना है कि जब तक इजराइल हमले नहीं रोकेगा वो इस तरह का अटैक जारी रखेंगे। दोस्तों इजराइल और ईरान के बीच तुलना करें तो सामरिक दृष्टि से बात करें तो दोस्तों इजराइल की सेना तकनीकी रूप से उन्नत है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्राप्त है इजराइल को, और काफी विशेषज्ञता भी है और अद्भुत टैक्टिकल क्षमता से लैस है इजराइल। जबकि ईरान का सिस्टम क्या है कि ये सेना मुख्य रूप से बड़ी संख्या में जरूर है इजराइल की, लेकिन ये अपने क्षेत्रीय और प्रॉक्सी संबंधों के माध्यम से काफी शक्तिशाली है। प्रॉक्सी संबंध जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकी संगठनों के साथ ईरान के अच्छे संबंधों की वजह से ईरान खुद युद्ध में न इन्वॉल्व होकर के अपने दुश्मनों के खिलाफ इन संगठनों का इस्तेमाल करता है। दोनों देशों के बीच दोस्तों विवादों का इतिहास काफी लंबा रहा है। उन्होंने गुप्त सेना कार्रवाई और भारी युद्ध सामग्री के बीच संघर्ष हमेशा होता रहता है। ठीक है, तो इजराइल और ईरान के जो किस तरह के सैनिक क्षमताएं हैं इसकी बातें आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा अब हम मिलिट्री कंपैरिजन करते हैं तो आपको अच्छे से चीजें क्लियर होंगी कि अगर ये दोनों देश युद्ध के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो कौन सा देश है जो बाजी मारेगा। दोस्तों यहाँ पर हमने विकिपीडिया से उठाया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर दोनों देशों की रैंकिंग। अगर 2024 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इजराइल जो है 17वें नंबर पर है 145 देशों में पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के हिसाब से, और ईरान की बात करें 2024 के अंदर तो 145 देशों में 14वें नंबर पर आता है ईरान फायर पावर के मामले में। ये तो रही कुछ ऐसी बातें जो ऑल ओवर क्या होता है कि पूरा मिलिट्री एसेट और सैनिक क्षमता ये सब मिलाकर के जो है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जारी करता है। लेकिन तस्वीर इससे थोड़ा सा अलग है, हटके है। आइए थोड़ा सा जब हम मिलिट्री कंपैरिजन करते हैं तब आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि आखिर ईरान पर इजराइल किस तरह से मिलिट्री बढ़त प्राप्त करता है। सबसे पहले यहाँ आपको इजराइल और ईरान का मिलिट्री बजट समझना होगा। तो मिलिट्री बजट अगर आप देखेंगे तो $23 बिलियन है इजराइल का मिलिट्री बजट, जबकि ईरान का है $6.8 बिलियन, जो कि बहुत कम है इजराइल से, तकरीबन 3 से 4 गुना कम है ईरान का मिलिट्री बजट इजराइल से। मैन पावर की बात करें तो इजराइल के पास एक्टिव पर्सनल है 1.7 लाख और ईरान के पास है 5.25 लाख। नंबर तो फिलहाल ज्यादा है।
मिसाइल की बात करें तो मिसाइल इजराइल के अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, जो कि ये मिसाइलों की कैटेगरी है और इसकी मारक क्षमता है 4800 से 6500 किलोमीटर। इजराइल वाले की ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और जो है इनकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर के आसपास है। इजराइल पे कौन कौन सी मिसाइलें हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइलें और इस तरह की जो मिसाइलें हैं यहाँ पर ईरान और इजराइल की दोनों आपको दिख रही है, समझ लीजिएगा। एयरफोर्स की बात करें जो कि बैकबोन मानी जाती है किसी भी देश की, तो इजराइल की एयरफोर्स के अंदर दोस्तों कुल मिला करके इजराइल की एयरफोर्स के अंदर बात करें तो 580 के अराउंड एयरक्राफ्ट है इजराइल के पास। ईरान के पास सिर्फ 340 एयरक्राफ्ट है और इजराइल के पास 250 फाइटर जेट भी हैं, इन 580 में इंक्लूड हैं। ईरान के पास 180 फाइटर जेट ही हैं। यहाँ पर एयर पावर के मामले में इजराइल काफी बढ़त हासिल करता है ईरान के ऊपर। एयरफोर्स में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इजराइल यहाँ पर यूज करता है इंडिजिनस एक फाइटर जेट है और F-16 जो फाइटर फाल्कन कहा जाता है अमेरिका का फाइटर जेट, उसको इजराइल यूज करता है। साथ ही इजराइल F-15 ईगल नाम से एक बड़ा ही खतरनाक फाइटर जेट अमेरिका का है, उसको भी यूज करता है। जबकि इजराइल के कंपैरिजन में ईरान जो है सोवियत इरा के जो मिग विमान है और सुखोई विमान उनको यूज करता है। साथ ही Su-35 नाम का फाइटर जेट जो कि रशियन बेस्ड है उसको यूज करता है ईरान, जो कि इजराइल के कंपैरिजन में काफी कमजोर क्षमता इन फाइटर जेट्स की होती है। साथ ही आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एयरफोर्स के मामले में तो यहाँ पर F-35 लाइटनिंग 2 नाम से जो एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है अमेरिका का, उसको इजराइल यूज करता है, जो कि 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जो अगर युद्ध के अंदर उतरता है पूरे युद्ध का सिनारियो अकेले बदलने की क्षमता रखता है। जबकि इस तरह की कोई भी पावर इजराइल के पास ईरान के पास नहीं है। ईरान वही पुराने घिसे पिटे विमान यूज करता है। ड्रोन क्षमता की बात करें तो ड्रोन से आजकल हमलों में काफी ज्यादा क्या बोलते हैं चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इजराइल के पास और ईरान के पास ड्रोन क्षमता आप लोग देख लीजिएगा और किस तरह के ड्रोन है। नेवी की बात करें तो इजराइल के पास 7 जो है कॉर्वेट वारशिप और 7 सबमरीन है। ईरान के पास हैं 6 फ्रिगेट्स और 3 कॉर्वेट वारशिप्स हैं, जो कि यहाँ पर भी ईरान थोड़ा सा कमतर साबित होता है इजराइल के मुकाबले। और यहाँ पर कुछ और चीजें, यहाँ पर मिसाइल बोट्स की और सबमरीन्स यहाँ पर ईरान के पास थोड़ी सी ज्यादा है, ये सब भी देख लीजिए। न्यूक्लियर पावर्ड की बात करें तो दोस्तों इजराइल वहीं पर एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन है, जो कि दुनिया में कंसीडर जरूर नहीं किया जाता, लेकिन उसके पास विशेषज्ञों का मानना है कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं तकरीबन 80 के अराउंड, ठीक है। जबकि ईरान अभी तक अपना एक भी न्यूक्लियर टेस्ट कर नहीं पाया है, लगातार न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश वो जरूर कर रहा है। तो आई थिंक आपको ये मिलिट्री कंपैरिजन समझ करके देख करके थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि आखिर इजराइल और ईरान अगर डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व होते हैं तो ईरान कहां तक इजराइल के सामने टिक पाता है। दोस्तों अब आइए वीडियो के एंड में हम थोड़ा मैप को समझेंगे। पूरा मिडिल ईस्ट का मैप यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। ईरान यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर बगल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बगल में हमारा इंडिया। तो ईरान बहुत ज्यादा दूर नहीं है इंडिया से। गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ में ईरान काफी बड़ी बाउंड्री बनाता है। ईरान के बगल का पड़ोसी देश है इराक। इराक के जस्ट बगल में है सीरिया और यहाँ पर है जॉर्डन, ये वाला जॉर्डन है। ईरान की तो डायरेक्ट बाउंड्री नहीं लगती और जो हमला किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया इजराइल के द्वारा यहाँ पर। अब इजराइल की अगर आप देखेंगे इजराइल को तो सिर्फ इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है ये पूरे इतने बड़े मैप पर, सॉरी यहाँ से इतने पर ये भारी है। सोचिए अगर तकनीकी क्षमता आपके पास अच्छी हो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। नंबर यहाँ पर मायने नहीं रखता। रेड सी यहाँ पर है, स्वेज कैनाल है यहाँ पर, तो काफी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस जो है इजराइल के जो है रीजन में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों इससे आपको बहुत सारी चीजें इस युद्ध के बारे में क्लियर हो गई होंगी। हालांकि अभी हम बहुत ज्यादा जो है भविष्यवाणी नहीं करेंगे, अब युद्ध होगा तब और चीजें क्लियर होंगी। लगातार इस घटना पर हम जो भी इजराइल और ईरान के बीच होगा उसका अपडेट हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर आप बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।